पिछले एक दशक से लगातार भाजपा दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। कर्नाटक में उसे सफलता मिली है, तेलंगाना में भी ग्रोथ दिखाई दिया, लेकिन तमिलनाडु अब तक किले की तरह अडिग रहा है। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने से साफ संकेत है कि तमिलनाडु को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जोन भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया, लेकिन इस पद के लिए चुनावी प्रक्रिया क्या है? क्या सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या लगभग उनका उपराष्ट्रपति बनना तय हो चुका है? क्या हैं औपचारिकताएं और संभावनाएं? राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को एनडीए का बेहद सोचा समझा कदम माना जा रहा है। साथ ही इसे दक्षिण भारत में भाजपा की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं वोटिंग में कौन साथ है और विपक्ष में क्या फूट पड़ने की संभावना है। इस बार एनडीए के 422 वोट्स हैं, जबकि पिछली बार धनखड़ को 528 वोट्स मिले थे। और इस बार भी बीजेडी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस जैसी पार्टीज एनडीए का साथ दे सकती है, जिनके 22 सांसद हैं। डीएमके के 32 सांसद हैं। तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसके सामने ये दुविधा रहेगी कि वो अपने राज्य के उम्मीदवार का समर्थन करे या फिर पार्टी का और विचारधारा का। बहरहाल तमिलनाडु में अगले साल ही चुनाव होने हैं और सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति यदि बन जाते हैं तो वे तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बनने वाले तीसरे ऐसे नेता होंगे। और ऐसे में डीएमके के लिए यह मुश्किल भरा फैसला होगा कि वो क्या करे। हालांकि आईएनडीआईए गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है, लिहाजा बीजेपी विरोधी पार्टियों का इस बात पर रुख ये भी है कि उस पर भी निर्भर करेगा कि वो उम्मीदवार कौन होगा। बहरहाल सीपी राधाकृष्णन जैसा उम्मीदवार अगर आईएनडीआईए की तरफ से उतारा जाता है तो फिर बीजेपी या फिर एनडीए के लिए मुश्किल होगी। लेकिन सीपी राधाकृष्णन के चुनाव की कमान कौन संभाल रहा है, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कमान संभाल रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सीपी राधाकृष्णन के इलेक्शन एजेंट होंगे। एक और दिलचस्प बात कि यूपीए ने राष्ट्रपति चुनाव के समय में प्रतिभा पाटिल को जब उम्मीदवार बनाया था और इस पर महाराष्ट्र की होने के नाते शिवसेना ने एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था। और इसी तरह जब यूपीए ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, तब भी एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद शिवसेना और जेडीयू ने उनका समर्थन किया था। फिर रामनाथ कोविंद जब एनडीए के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए थे, तब जेडीयू ने विपक्ष में होने के बावजूद उनका समर्थन किया था, क्योंकि वे बिहार से थे, बिहार के गवर्नर रह चुके थे। और इसी तरह जब एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, तब टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया और धनखड़ सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उपराष्ट्रपतियों में से एक व्यक्ति बने। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस के बहुत पुराने सिपाही रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी हैं। जब 90 के दशक में भाजपा जीती तो उससे पहले की जो स्थिति है वो काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक करियर के लिहाज से काफ़ी दयनीय थी। तो काफ़ी संघर्ष के बाद यहाँ पर जीत हुई और तब भी वो जीते थे। और इतना ही नहीं, जब भाजपा को नॉर्थ की पार्टी कहा जाता था और ऐसे वक्त में उन्होंने भाजपा को साउथ में जमाया। और सीपी राधाकृष्णन से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें राधाकृष्णन ने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है। दरअसल वो किस तरह के नेता हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका शुरू से ही जुड़ाव रहा है। बाल्यकाल से ही वे स्वयंसेवक थे और फिर भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उस पर वो बहुत खरा उतरते हैं।
और हालांकि अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने लगभग 1.5 साल तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम किया था। जब वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए थे, उससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल थे। कुछ समय के लिए तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का भी अतिरिक्त कार्यभार उन्होंने संभाला। 4 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ राधाकृष्णन तमिलनाडु की राजनीति और सार्वजनिक जीवन में एक सम्मानित नाम है। साल 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में बाल्यकाल से ही वे काम करते रहे हैं। साल 1974 में भारतीय जनसंघ के राज्य कार्यकारिणी की समिति के सदस्य बने। महज 16 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उनके चयन में एक सबसे बड़ा फैक्टर यह भी था कि 1996 में राधाकृष्णन को तमिलनाडु में भाजपा का सचिव नियुक्त किया गया था और साल 1998 में कोयंबटूर से पहली बार लोकसभा के सदस्य वे चुने गए थे और साल 1999 में वे फिर से सांसद बने। सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कपड़ा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिसमें पीएसयू संबंधी संसदीय समिति और वित्त संबंधी परामर्शदात्री समिति के भी वे सदस्य रहे थे। वे स्टॉक एक्सचेंज घोटाला मामले की जांच करने वाली संसदीय विशेष समिति के सदस्य भी थे। साल 2004 में राधाकृष्णन ने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वे ताइवान गए, पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के तौर पर। 2004 से 7 के बीच राधाकृष्णन तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और इस पद पर रहते हुए उन्होंने 93 दिन तक चली 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की। कहा यह जाता है कि तमिलनाडु से लेकर पूरे साउथ में अगर आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है तो उसमें सबसे बड़ी वजह सीपी राधाकृष्णन हैं। उन्होंने भाजपा को मजबूत करने के लिए बहुत कोशिश की। 93 दिनों तक चली 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा का भी उदाहरण बहुत बड़ा है और जब वो तमिलनाडु के भाजपा के चीफ रहे तब उन्होंने सबसे अधिक पार्टी को मजबूत बनाया और तमिलनाडु से लेकर के केरल तक भाजपा की पकड़ को मजबूत बनाया। और ये यात्रा सभी भारतीय नदियों को जोड़ने, आतंकवाद का उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करने, अस्पृश्यता निवारण और मादक पदार्थों की समस्या से निपटने की उनकी मांगों को उजागर करने वाली यात्रा थी। उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए 2 अन्य पदयात्राओं का भी आयोजन किया या नेतृत्व किया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल साल 2016 में राधाकृष्णन को कोच्चि के कॉयर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इस पद पर वे 4 साल तक रहे। उनके नेतृत्व में भारत से कॉयर निर्यात 2,532 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। साल 2020 से 22 तक वे केरल के लिए भाजपा के अखिल भारतीय प्रभारी भी रहे। 18 फरवरी 2023 को राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अपने पहले 4 महीनों के दौरान उन्होंने झारखंड के सभी 24 जिलों की यात्रा की और नागरिकों को और जिलाधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। और साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने संभाला। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस चुनावी उहापोह में विपक्ष का क्या होता है, क्योंकि जो एक समीकरण बन रहा है उससे जाहिर है कि दक्षिण भारत में INDIA का साथ देने वाले दल भी उपराष्ट्रपति NDA के उम्मीदवार को समर्थन कर सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि आगे स्थिति क्या बनती है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइए। धन्यवाद।